नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रास्तों से लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया है तो उस पर केवल बात करने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए जो रास्ता जाता है, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करना पड़ेगा, उसे अच्छे से अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा और उस पर मेहनत करके उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द प्रतिभा सेतु पोर्टल? तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी ने इसे लॉन्च किया है, यूपीएससी ने। बात करते खबर की, तो खबर है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर देना है जो यूपीएससी की परीक्षा पास तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू में चयनित नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब यूपीएससी द्वारा ये प्रतिभा सेतु पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी परीक्षा में प्री पास कर लेते हैं और मेंस की परीक्षा भी पास कर लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनसे इंटरव्यू की परीक्षा पास नहीं होती, और उसी की तैयारी के लिए उनको एक और अवसर देने के लिए ये जो पोर्टल है, यह यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये जो भारत है, अब दुनिया का तीसरा देश बन गया है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में। बात करते खबर की, तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत से आगे चीन और अमेरिका हैं। 2024 में बिजली क्षेत्र में 83% निवेश स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में हुआ है। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में पढ़ा था कि भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में बन गया है चौथा देश। पवन ऊर्जा के उत्पादन में बन गया है फोर्थ देश, और इसने अपनी क्षमता बढ़ाकर 51.5 गीगावाट कर ली है। पवन ऊर्जा की गीगावाट कर ली है अपनी क्षमता। और सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा में भी इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और सौर ऊर्जा को 100 के पार लगभग 110.83 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादित करता है। और याद रखेंगे कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर लगा है? तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है रीवा के गुढ़ में। रीवा के गुढ़ में लगा हुआ है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। तो अब जो है भारत बिजली उत्पादन के मामले में बन गया है तीसरा देश। बिजली उत्पादन वास्तव में किसी भी देश की बिजली मांग पर निर्भर करता है। अगर किसी भी देश का बिजली की मांग अधिक होती है तो वहाँ के जो सरकारें हैं वो बिजली का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं, और इसी तरीके से बिजली उत्पादन करने के मामले में अब भारत विश्व का तीसरा देश बन गया, थर्ड देश बन गया। भारत से आगे केवल चीन और अमेरिका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारे A980 में किस धातु तत्व की अत्यधिक मात्रा पाई है? साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु हैव फाउंडेड excessive amount of which metallic element in a new type of star A980। तो ये नया जो तारा है A980, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है जर्मेनियम धातु जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है। बात करते खबर की, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारे A980 में जर्मेनियम नामक धातु की अत्यधिक मात्रा पाई है। जर्मेनियम एक प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपयोग विभिन्न उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स आदि में इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो जर्मेनियम जो है बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही मूल्यवान धातु है, और इसका जो अमाउंट है वह पाया गया है A980 नाम के
तारे में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द पीरियड फ्रॉम 2025 टू 2035 एज द डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर? तो ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ने अब 2025 से लेकर 2035 के समय को घोषित कर दिया है जल विद्युत का दशक। बात करते खबर की, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में 2025 से 2035 की अवधि को डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर जल विद्युत का दशक घोषित किया है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता 58,000 मेगावाट को पूरी तरह से उपयोग में लाना है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे बांध हैं जिन पर जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं। उन जल विद्युत परियोजनाओं का कुल योग है 58,000 मेगावाट। तो 58,000 मेगावाट की क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने अगले 10 साल के लिए लक्ष्य रखा है और 2025 से लेकर 2035 तक की अवधि को इसने जल विद्युत का दशक घोषित कर दिया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू। और ये पेमा खांडू हैं बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि राजधानी ईटानगर, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 टू 2014 के लेखक कौन है? Who is the author of the book India's Finance Minister Different Stroke 1998 to 2014 published in June 2025? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं A.K. भट्टाचार्य हैं। और A.K. भट्टाचार्य ने यह पुस्तक जो है भारत के वित्त मंत्रियों के लिए लिखी। तो ये जो दूसरा वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम इससे पहले भी ये लिख चुके हैं, यह इसका दूसरा वॉल्यूम है। बात करते खबर की, तो पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 टू 2014 के लेखक A.K. भट्टाचार्य हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। यह पुस्तक 1998 से 2014 के बीच कार्यरत भारत के प्रमुख वित्त मंत्रियों की कार्यशैली, नीतियों और आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यानी कि इस पुस्तक में 1998 से लेकर 2014 तक रहे अलग अलग तरह के वित्त मंत्रियों के कामकाज के बारे में जानकारी देती है कि वो कैसे सोचते थे, क्या उनका सोचना था, उनका अर्थव्यवस्था को लेकर क्या दृष्टिकोण था, भारत देश को लेकर क्या दृष्टिकोण था, क्या उनकी वैचारिकी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने समझाया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से? पद्मश्री अवार्डी रेसिपेंट मारुति चितमपल्ली डाइड विच फील्ड इज रिलेटेड? तो ये रिलेटेड हैं पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण से, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से। बात करते खबर की, तो पद्मश्री विजेता मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। ये महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। उन्हें अभी हाल ही में 2025 में पद्मश्री, कुछ महीनों पहले, एक आध दो महीने पहले इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इन्हें जाना जाता है अरण्य ऋषि के नाम से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अरण्य ऋषि के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा कि मारुति चितमपल्ली हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? हु टॉप द लेटेस्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? तो ये टॉप किया है कोपेनहेगन ने। कोपेनहेगन एक शहर है, इस शहर ने टॉप किया है। बात करते खबर की, तो ये इंडेक्स बताता है
कि रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है, वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसी आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यानी कि किसी भी शहर का रहने का माहौल, वहाँ के लोग, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ की पुलिस सेवाएं इत्यादि सभी चीज़ों को एक फ्रेम में लाकर यह रैंकिंग तय की जाती है कि वह देश कौन सा। और ऐसी रैंकिंग में कोपेनहेगन ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर फाल्कन 2000 जेट इन द कंट्री? तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है। इसी फ्रांस की कंपनी के साथ भारत के एक कंपनी है जो रिलायंस एविएशन, उसने समझौता किया है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी है फ्रांस की, जो कि भारत की एक कंपनी के रिलायंस एरो स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने समझौता किया। अब बात करते खबर की। तो भारत के विमान निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड RAL, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अनुषंगी कंपनी है, और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। और ये दोनों मिलकर, अब पहली बार है कि फ्रांस के बाहर ये जो फाल्कन जेट है, पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर फाल्कन जेट का निर्माण होगा। और ये जो फाल्कन जेट का निर्माण होगा यह होगा अब भारत में, है ना। बात करते फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात की जाए तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। यूरो आपको याद रखना है, फ्रांस की मुद्रा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली मेड हिंदी द थर्ड कॉमन लैंग्वेज इन स्कूल? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अब हिंदी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए यह घोषणा कर दी है कि अब हिंदी जो है अब महाराष्ट्र राज्य में एक सामान्य भाषा के तौर पर रहेगी, यानी कि तीसरी भाषा रहेगी। पहले में मराठी रहेगी, दूसरे में अंग्रेजी और तीसरे में हिंदी। और हिंदी के जगह पर अब वैकल्पिक कर दिया कि हिंदी की जगह अब विद्यार्थी कोई भी एक विषय अलग से चयनित कर सकते हैं। बात करते खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है माया नगरी मुंबई। मुंबई है राजधानी। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, आप फोटो पर देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस। इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स? तो ये बैन तो आमतौर पर बहुत सारे राज्य सरकारों ने लगाया है, लेकिन इस पर कोई प्रभावी कदम कभी भी कोई राज्य सरकार उठा नहीं पाई है। और अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुतायत में उपयोग किया जाता है और इससे मिट्टी का प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, खेतों पर पड़ती है और वहाँ पर जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर उगने वाली फसलों को खराब कर देती है। तो ये जो राज्य सरकार, ये केरल राज्य है, केरल राज्य के जो हाई कोर्ट है उसने यह निर्णय लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को राज्य में अब उपयोग नहीं किया जाएगा।
बात करते खबर की, तो केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और शादियों और सरकारी कार्यक्रमों जैसे बड़े समारोहों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को भी विनियमित किया गया है। तो यह हालांकि यह बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन इस निर्णय को मानना होगा सभी लोगों को, क्योंकि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन है यह वास्तव में प्रत्येक लोगों पर निर्भर करता है। एक एक इंडिविजुअली एक एक इंसान को यह सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति की हमें रक्षा करनी है, तो इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से हम बचें। ऐसी सारी वस्तुएं जो ऐसी प्लास्टिक के थैलियों में या हम ऐसे प्लास्टिक के बैगों में लेकर आते हैं उनसे बचें। अपना थैला लेकर जाएं और बाजार से सामान लेकर आएं। ऐसे सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बचें और बोतल, ऐसे जो प्लास्टिक के बोतल हैं उनके उपयोग से भी हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी के लिए हमने इतने ही प्रश्न रखे थे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हम कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।